नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज़ सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने जो है वो लेके आते हैं। उसके ऊपर अच्छे से जो है वो डिस्कशन होता है और पूरे डिटेल से जो है वो स्टडी करने के बाद हम जो है वो उसमें ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अब तक आए हैं इस एग्ज़ाम से और आगे इन फ्यूचर में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इसी कड़ी में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जो है वो वन बाय वन करके जो है वो शॉर्ट आउट करते हैं। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एग्जाम में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे निकल के आते हैं। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, ईटियोलॉजी है उससे निकल के आते हैं, क्योंकि इसकी ईटियोलॉजी जो है वो बड़ी वास्ट है। ठीक है, किडनी जितना छोटा ऑर्गन है उतने ही उसके बड़े जो है उसके फंक्शन है। तो इसकी ईटियोलॉजी जो है वो स्टेप बाय स्टेप में चलती है, यानी कि प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, अलग अलग तरीके की वजह से जो है वो हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो होता है। और वो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हम बात करें कि उसमें हमारे पास में बहुत सारी फेजेज आती है, जिससे भी एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से चलेंगे कि पहली फेज कौन सी होती है, सेकंड फेज कौन सी होती है, थर्ड फेज कौन सी होती है, फोर्थ फेज कौन सी होती है, कौन सी फेज में क्या होता है, ओलिगरी फेज क्या होती है, डायूरेटिक फेज क्या होती है, क्यों होती है, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। और देन उसके बाद जो है इसका हम मैनेजमेंट देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम इस एक्यूट रीनल फेलियर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप बस अपनी कॉपी पेन जो है वो निकाल लीजिएगा, देन उसके बाद जो है वो हम आगे की चीज़ें जो है वो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों इसमें डेफिनेशन जो है वो बहुत ईजी है इसमें इतना ज़्यादा जो है वो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। नाम पता चलेगा एक्यूट रीनल फेलियर। अब एक्यूट रीनल फेलियर यानी कि जो हमारे पास में किडनी के जो फंक्शन है वो सडनली जो है वो लॉस हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रीनल फेलियर। बेसिकली रीनल फेलियर यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कुछ भी मान लो, हार्ट फेलियर मान लो या कुछ भी, फेलियर वर्ड जो है वो किसके लिए डिनोट किया गया है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो एक अपना पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन कर रहा था, अब वो ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, फेलियर कहेंगे। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर जिसको हम ARF कहते हैं, इट्स सडन एंड रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। भाई किडनी के जो भी फंक्शन है वो सडनली और जल्दी से जो है वो लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर। अकरिंग ओवर आवर्स टू डे, यानी कि कुछ घंटों से लेके कुछ दिन में ही जो है वो सारी चीजें हो जाएगी। किडनी जो जो काम कर रही है वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिन के अंदर जो है वो फेल हो जाएंगे। एंड लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो किडनी का जो है वो बेसिकली काम क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे आप क्रिएटिनिन मान लो, यूरिक एसिड मान लो, यूरिया मान लो, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करता है। अब सडनली मान के चलिए कि किडनी ने जो है वो अपना काम करना जो है वो बंद कर दिया, या हम कहें कि किडनी जो है वो अपना कार्य जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। अब किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन, बेसिक तो यही है, बाकी और भी है, हार्मोन्स का भी रिलीजन करती है, देन बीपी का भी जो है वो मेंटेनेंस करती है, बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन तो क्या हो गया दोस्तों, मेन फंक्शन तो हमारे पास में हो गया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको बाहर निकालना। अब सडनली जो है वो किडनी लॉस हो गई है, अपना कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, जैसे कि लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, दूसरा मेन फंक्शन होता है कि जो किडनी है हमारे पास में वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो बैलेंस का काम करती है। ठीक है, अगर वाटर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो उसको जो है वो बाहर निकालने का काम करती है, और अगर वाटर कम रह गया तो कम से कम जो है वो यूरिन के माध्यम से पानी को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो ये चीज हो गई, यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो एक सडन और रैपिड लॉस है किसका, किडनी फंक्शन का, जो कि कुछ घंटों से लेके कुछ दिन के अंदर ही जो है वो फिनिश हो जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, वो इकट्ठे हो जाएंगे हमारे ब्लड में, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्यूट रीनल फेलियर। अच्छा, एक्यूट रीनल फेलियर बोल दो
या एक्यूट किडनी इन्फेक्शन बोल दो या एक्यूट किडनी फेलियर बोल दो, एक्यूट किडनी फेलियर बोल दो, ठीक है। या फिर हम कहें एक्यूट रीनल फेलियर, ये तो हो ही गया हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एक ही है, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एक है, तो दोनों नाम से जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में द किडनी फेल टू फिल्टर ब्लड प्रॉपरली, यानी कि किडनी जो है वो प्रॉपरली जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आ जाती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। क्योंकि अगर ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल जो है हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी जो है वो फेल करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किडनी का जो है बेसिकली काम क्या है, नॉर्मली किडनी फंक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं, फटाफट जो है वो ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारे पास में जो है वो किडनी है, जैसे कोई भी हम जैसे इमेज लें किडनी की, तो ये हमारे पास में जो है वो किडनी की कोई इमेज है अगर होगी तो ये हमारे पास में जो है वो किडनी की है। तो ये हमारे पास में किडनी की जो है वो हम ले सकते हैं और इसको हम जो है वो कह सकते हैं ये किडनी है, और ये किडनी में हमारे पास में जो है वो आ जाएगा नॉर्मली क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस ब्लड के माध्यम से आते हैं, रीनल जो आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी के माध्यम से जो है वो किडनी में आते हैं, किडनी में जो है यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के माध्यम से जो है वो यूरेटर के द्वारा जो है वो कहाँ चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो कार्य कौन करता है, किडनी। तो एक बार फटाफट जो है वो इसके रिवीजन कर लेते हैं कि किडनी के जो है वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्यूट रीनल फेलियर में या एक्यूट किडनी फेलियर में जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो किडनी फिल्टर वेस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करती है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, जो भी टॉक्सिन्स है या जो हमने दवाई ली है उसके जो टॉक्सिन्स बने उन सबको, और साथ के साथ जो एक्सेसिव फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर है उन सबको जो है वो फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी करती है। साथ के साथ दे रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये जो है वो हमारे पास में ब्लड प्रेशर को भी जो है वो रेगुलेट करती है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट जो है वो किसके द्वारा करती है, रास मैकेनिज्म के द्वारा करती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट खासतौर से सोडियम पोटेशियम जो है, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस कौन करता है, वो हमारे पास में किडनी ही करती है, ठीक है। यहां देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो भी कौन करता है, हमारे पास में किडनी करती है। किडनी क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है दोस्तों, आरबीसी के जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो सीधा एक्ट करेगा हमारे पास में बोन मेरो पे, और बोन मेरो में जो है वो क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा। अब एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होगा दोस्तों, ये सारी चीजें अल्टर्ड होगी। क्या होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएंगे, और जो आरबीसी है उसका लॉस हो जाएगा, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा तो एनीमिया जो है वो हो जाएगा। क्योंकि ये सारे फंक्शन किसके हैं, किडनी के फंक्शन है। अब सडनली किडनी ने जो है वो अपने काम करना बंद कर दिए या किडनी जो है वो फेल होगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएगी, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ARF, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि किस किस आधार पे या कौन कौन सी स्टेज में हम कह सकते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। अब देखो एक्यूट रीनल फेलियर होगा, इसके लिए मैं आपको इमेज से बताना चाहूंगा, देन उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। इमेज की बात करें तो देखो ये परफेक्ट जो है हमारे पास में इमेज है, जो कि सारी चीजों का जो है वो एक्सप्लेनेशन कर देगी। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये इमेज है जिससे हम सारी चीजों को जो है वो क्लियर करेंगे। अब क्या क्या चीजें हैं उसको हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में जो है वो ये हमारे पास में आगे एब्डोमिनल अरोटा, ये आगे हमारे पास में एब्डोमिनल अरोटा, और ये एब्डोमिनल अरोटा से जो है वो एक आर्टरी निकली जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, रीनल आर्टरी, ठीक है। अब रीनल आर्टरी निकली, और ये रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांचोज में जो है वो बढ़ जाती है, लोबुलर, ट्यूबुलर, अलग अलग जो है वो अफरेंट आर्टरी में जो है वो बदल जाती है। बदलने के बाद ये फाइनली जो है वो किस में चली जाती है, लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है इसका, दिस इज कॉल्ड अफरेंट आर्टरी। और एक
नेफ्रॉन के अंदर जो है वो एक अफरेंट आर्टरी आती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो कोई नेफ्रॉन्स है, तो इस नेफ्रॉन के अंदर फाइनली जो है वो एक अफरेंट आर्टरी जो है वो आएगी और उसके बाद में एक इफरेंट आर्टरी जो है वो निकलेगी। यहाँ पे जो है वो क्या बना देते हैं, ग्लोमेरुलस बन जाता है, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वो एक अफरेंट आर्टरी जो है वो एंटर होती है। ये एंट्री होने के बाद में क्या होता है कि ये नेफ्रॉन्स जो है वो उस ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद जो भी लिक्विड है वो हमारे पास में नेफ्रॉन्स में आ जाता है। नेफ्रॉन्स में आने के बाद में जो है वो जो चीजें हमें चाहिए उसका एब्जॉर्वेशन हो जाता है, और जो चीजें हमारे पास में काम की नहीं है, ठीक है, उनका जो है वो एक्सक्रेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस यूरेटर के माध्यम से यूरिन के द्वारा जो है वो कहाँ चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद जो है वो सीधा प्रोस्टेट और उसके बाद यूरिथ्रा से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये प्रोसेस होती है। अब एक्यूट रीनल फेलियर में या एक्यूट किडनी इन्फेक्शन में क्या होता है कि 3 चीजें हो सकती है। मान के चलिए कि ये किडनी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, तीनों कंडीशन को लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये किडनी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है और आगे की जो लाइन है, ट्यूब वगैरह है, ठीक है, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा, वो भी बिल्कुल ओके, किडनी भी बिल्कुल ओके है, और हमारे पास में जो यूरेटर है या हम कहें कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा, आगे का जो पाथवे है वो भी बिल्कुल ओके, यानी कि रीनल और उसके बाद आता हमारे पास में पोस्ट रीनल, दोनों चीज ओके। फिर भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो मान लो ब्लड आ रहा था, वो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो किडनी फिल्टर किसको करेगी? और बात तो सही है, ठीक है, जो ब्लड आना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो किडनी फिल्टर को किसको करेगी? मान लो कंडीशन होगी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी, क्या हो गया? हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी, या इस रीनल आर्टरी में जो है ब्लॉकेज हो गया, या मान के चलिए कि हार्ट जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो गया या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया, XYZ कोई भी चीज होगी, और उसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा। अब जब ब्लड किडनी तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो किडनी जो है वो फिल्टर किसको करेगी? ठीक है, या मान लो ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया, ब्लड ही कम बढ़ गया, तो कोई भी एन केन प्रकार, मतलब किडनी में ब्लड पहुंचने से पहले कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर किडनी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर किडनी फिल्टर किसको करेगी? किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी तो आगे जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्री रीनल कोजेज। सेकेंड आ जाता है रीनल कोजेज। रीनल कोजेज में क्या होगा दोस्तों कि ऊपर प्री रीनल कोजेज वाली चीजें तो सारी सही है, यानी कि हार्ट भी सही तरीके से पंप कर रहा है, ब्लड भी सही तरीके से आ रहा है, रीनल आर्टरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस से चल रही है। लेकिन इस किडनी के अंदर जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स है, मान लो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया या कोई और चीज होगी, या नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए, या किसी भी तरीके से जो है वो किडनी हमारे पास में सही तरीके से काम नहीं करी है। ब्लड तो प्रॉपर जा रहा है किडनी के अंदर, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? रीनल या इंट्रा रीनल कोजेज के नाम से जानते हैं। लास्ट आ जाता हमारे पास में पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में क्या होगा कि ब्लड भी सही तरीके से आ रहा है, ठीक है, और रीनल आर्टरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हार्ट पंप भी सही तरीके से कर रहा है, वो ब्लड किडनी में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, और जो ब्लड किडनी के अंदर आ रहा है किडनी उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फिल्टर भी कर रही है। लेकिन फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन बना, वो हमारे पास में या तो यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, जिसकी वजह से वो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो आगे वेस्ट प्रोडक्ट या हम कहें कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये रहेंगे पोस्ट रीनल। मतलब तीनों चीजों में जो है वो हमारे पास में कोजेज बन सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के आधार पे हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर होता है। एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं, 1 बाय 1 करके लेते हैं, बिल्कुल चार्ट के रूप में है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज प्री रीनल इन द सेंस बिफोर किडनी, यानी कि जो ब्लड किडनी में पहुंचने से पहले जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या होगी दोस्तों? प्री रीनल कोजेज होगी। जैसे कोजेज क्या हो गया? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी,
यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड क्लॉस हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो हमारे पास में किडनी में पहुंच ही नहीं पा रहा, फिल्टर होने के लिए किडनी में जा ही नहीं रहा। अब जब फिल्टर होने के लिए हमारे पास में किडनी में जाएगा ही नहीं, तो किडनी किस चीज को फिल्टर करेगी? ठीक है, की फीचर्स क्या होंगे? मोस्ट कॉमन टाइप होता है किडनी आर इनिशियली हेल्थी, किडनी भी जो है वो बिल्कुल ओके होती है, और उसके बाद में जो आगे का पाथवे है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये भी दोनों के दोनों जो है वो ओके होते हैं, यानी कि यूरेटर प्लस यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों के दोनों जो है वो ओके होते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंट्रेंसिक, या जिसको बोलते हैं हमारे पास में रीनल। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है विद इन द किडनी, यानी कि ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड आने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ब्लड आ रहा है, लेकिन किडनी में ही जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारी चीजें जो है वो अकर होती है। ये क्या होता है? डायरेक्ट डैमेज टू किडनी। इसमें किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है, किस वजह से? या तो इन्फेक्शन की वजह से, या टॉक्सिन की वजह से, या इन्फ्लामेशन की वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। जो ब्लड आ रहा उसको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही है। क्या की फीचर्स होंगे? डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। लास्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीनल, यानी कि आफ्टर किडनी। इसमें क्या होगा दोस्तों, ब्लड भी सही तरीके से आ रहा है, किडनी भी सही तरीके से आ रही है, लेकिन जो यूरिन बना वो उसका फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो। अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यूरिन आउटफ्लो में, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन बना वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया, तो वो फिर वापस से जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन कोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज हो जाएंगे, जैसे स्टोन हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं यूरिथ्रा में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे पोस्ट रीनल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में कोजेज। कोजेज ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, वही कोजेज आएंगे। सबसे पहले आ गया प्री रीनल कोजेज। प्री रीनल कोजेज इन द सेंस कि ब्लड को जो है वो किडनी में पहुंचने से पहले ही दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑफ कोर्स सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि पानी की क्वांटिटी अगर हम कम लेंगे, ठीक है, तो पानी अगर कम होगा तो टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का है वो भी कम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा तो फिर जो है वो ब्लड भी जो है वो कहां जाएगा? नेक्स्ट हार्ट फेलियर, ऑफ कोर्स हार्ट ने जो है वो अपना कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं किया। क्या हो गया? हार्ट जो है वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करा, सही तरीके से पंप नहीं करा। वॉल्यूम ठीक है, पहला तो यहां पे सीवियर डिहाइड्रेशन में तो क्या था? वॉल्यूम कम था, ठीक है, तो पंप किसको करेगा भाई? पानी कम है तो मोटर क्या करेगी? सेकंड चीज आ गई हमारे पास में हार्ट फेलियर, यानी कि मोटर फेल होगी। पानी प्रॉपर है, कुएं के अंदर पानी प्रॉपर है, लेकिन हाई मोटर खराब होगी तो वो पानी को कैसे फेंकेगी? तो ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में है, लेकिन जो पंप करने वाला हार्ट है वो सही तरीके से जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। नेक्स्ट चीज आती है सेप्सिस। सेप्सिस मतलब सीवियर इन्फेक्शन कोजिंग लो ब्लड प्रेशर। कोई भी जो है वो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या कोई भी जो है वो इसकी वजह, वैसे तो इन्फेक्शन होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए जो है वो बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है वेजोडाइलेशन हो जाता है और बाकी जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट हेमरेज। हेमरेज यानी कि ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो ऑब्वियसली जो है वो हार्ट पंप किसको करेगा? नेक्स्ट चीज आती है बर्न। बर्न वाली कंडीशन में क्या आता है कि जितना भी हमारे पास में जो फ्लूइड था, ठीक है, वो कहां चला जाता है दोस्तों? इंटर टिश्यू स्पेस में चला जाता है। इंटर टिश्यू स्पेस में जो है वो चला जाता है, यानी कि एडिमा हो जाता है। हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हमारे पास में कुछ भी चीज नहीं बचती है। ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड नहीं बचता है, सारा का सारा ब्लड या फ्लूइड हम जो है वो किसको कहते हैं? फ्लूइड। ब्लड में ऑलमोस्ट फ्लूइड ही तो होता है, ठीक है, 90% तो ब्लड में जो है वो वाटर ही होता है। तो जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसके अंदर वाटर जो है वो कहां चला जाता है दोस्तों? इंट्रा टिश्यू स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे पंप किसको करेगा? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में इंट्रेंसिक रीनल कोजेज, या हम कहें इंट्रा रीनल कोजेज। इंट्रारीनल कोजेज में क्या होगा कि ऊपर पंप सही तरीके से कर रहा है, लेकिन
किडनी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ गई, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंट्रिंसिक कॉजेज होता है, ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। एक्यूट ट्यूबर न्यूक्लोसिस जो है वो सबसे मेन कॉज होता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, यानी कि ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड एक्यूट इंट्राटिशियल नेफ्राइटिस, यानी कि किसी भी ड्रग की वजह से या किसी भी इंफेक्शन की वजह से नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज हो जाता है, उसको हम कहेंगे एक्यूट इंट्राटिशियल नेफ्राइटिस। और नेक्स्ट चीज आती है टॉक्सिन्स, यानी कि जैसे हैवी मेटल्स है, ड्रग्स है, लाइक ड्रग्स एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जिसकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, कई किडनियों पे जो है वो लिखा हुआ आता है कि नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब ये किडनी पे जाके अटैक करेगी। किसी पे आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है कि ये हेपेटोटॉक्सिक है, मतलब किस पे जाके एक्ट करेगी, लीवर पे जाके जो है वो एक्ट करेगी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट रीनल कोजेज। पोस्ट रीनल कोजेज में क्या था दोस्तों, अभी इमेज के द्वारा मैंने आपको बताया, पोस्ट रीनल द सेंस कि किडनी के अंदर ब्लड भी सही तरीके से आ रहा है, किडनी उसको फिल्टर भी जो है वो सही तरीके से कर रही है, लेकिन होता क्या है कि आगे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी भी वजह से, जैसे ट्यूमर बन गया या फिर कोई और चीज बन गई जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट जो हो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसको हम कहेंगे पोस्ट रीनल। जैसे किडनी स्टोन हो गया, किडनी में जैसे पाइलोरिक रीजन में जो है वो स्टोन हो गया, इनलार्ज प्रोस्टेट, ठीक है, मेल के अंदर देखने को मिलता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी जो है वो कहते हैं, बीपीएच के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। और ये बेसिकली जो है वो किसमें होता है दोस्तों, मेल के अंदर जो है वो आपको देखने को मिला, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्यूमर ब्लॉकिंग यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, ट्यूमर जो है वो ब्लॉक कर देता है हमारे पास में यूरिनरी ट्रैक्ट को। और लास्ट आता है हमारे पास में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे पास में पाथवे है, यूरिथ्रा का जो पाथवे मान लो इतना बड़ा है, वो बिल्कुल जो है वो नेरो हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल नेरो हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यानी कि नेरो पाथवे हो जाएगा। ये होता है हमारे पास में पोस्ट रीनल कोजेज। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आपको पता है ईटियोलॉजी तो होती है हमारे पास में, एग्जैक्ट रीजन जो है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जैक्ट रीजन होगा वो होगी ईटियोलॉजी। सेकंड आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर वो होता है कि डायरेक्ट उस डिजीज को कोज नहीं करते, लेकिन उस डिजीज को कोज करने में जो है वो हेल्पफुल करते हैं, यानी कि उसमें जो है वो अपना योगदान देते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो योगदान देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। लेकिन वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है या स्लम्स में, वहां पे जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो रिस्क फैक्टर जो है वो आ गया डिक्रीज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक उसी तरीके से किडनी फेलियर के, या हम कहें कि एक्यूट रीनल फेलियर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे। पहली चीज आएगी ओल्डर एज। दोस्तों ओल्डर एज होगा तो क्या होगा दोस्तों, बीपीएच होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, बीपीएच होने की संभावना जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बीपीएच हो जाएगी तो फिर पोस्ट रीनल आउटफ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, पोस्ट रीनल आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इन द सेंस कि डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी को होगा तो आपको पता है कि दो कंडीशन आती है, एक होता है न्यूरोपैथी, एक होता है नेफ्रोपैथी। आपने नाम सुना होगा। अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो कंडीशन आ जाती है दोस्तों नेफ्रोपैथी। ठीक है, और नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि हमारे पास में जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है दोस्तों, एक्यूट ट्यूबर नेफ्रोसिस होगा या नेफ्राइटिस होगा, इसकी वजह से ये चीज जो है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, हार्ट डिजीज। ऑफ कोर्स हार्ट डिजीज तो आपने डायरेक्टली रिस्क फैक्टर में भी देखा था कि हार्ट डिजीज हो जाएगी तो आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज होगा किडनी में, जिसकी वजह से फ्लो भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्रोनिक किडनी डिजीज। यह ध्यान से देखो दोस्तों, क्रोनिक किडनी डिजीज भी जो है वो हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर को जाके प्रमोट करती है, और एक्यूट रीनल फेलियर भी जो है वो हमारे पास में क्रोनिक किडनी डिजीज को जो है वो अफेक्ट डालते हैं। दोनों कैसे, देखो दोस्तों, एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो मच डेंजरस है देन द क्रोनिक किडनी डिजीज। क्यों, क्योंकि एक्यूट में क्या संभलने का मौका नहीं मिलता, और क्रोनिक में हमें जो है वो संभलने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसमें समटाइम्स जो है वो एक्यूट रीनल डिजीज भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेजर सर्जरी और ट्रोमा।
कोई भी मेजर सर्जरी हो गई या कोई भी ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में किडनी में जो है वो दिक्कत आ गई, ये सारी चीजें। एंड लास्ट आ गया यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया था NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, या जो कॉन्ट्रास्ट हम डालते हैं, जैसे CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रास्ट जो है बेसिकली क्या करता है दोस्तों, किडनी में डाला जाता है। तभी तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी पर्सन की लिखी CECT, ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CECT तक कॉन्ट्रास्ट इमल्जन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि कॉन्ट्रास्ट डाल के जो है वो CT की जा रही है। या एक कंडीशन हो जाती है CEMRI, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट इमल्जन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि कॉन्ट्रास्ट डाल के MRI कर रहे हैं तो उसको CEMRI बोला जाता है, और कॉन्ट्रास्ट डाल के CT स्कैन किया जाता है उसको CECT बोला जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट डालेंगे तो वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमारे पास में किडनी के लिए बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि अगर CECT लिखा है किसी क्लाइंट का, तो सीधा सीधा जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसकी KFT रिपोर्ट मांगता है। KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, या हम कहें रीनल फंक्शन टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट क्यों मांगता है? इसके अंदर वो दोस्तों क्रिएटिनिन लेवल देखता है, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल जो है वो देखता है। अगर क्रिएटिनिन लेवल हमारे पास में, ठीक है, नॉर्मली होता है 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास में जो है वो 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से होगा तो उसका कभी भी जो है वो CT नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्रिएटिनिन लेवल जो है वो डायरेक्ट इंक्रीज है, क्रिएटिनिन लेवल डायरेक्ट जो है वो इंक्रीज है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का जो है मेन इंडिकेटर क्या होता है, तो वो क्रिएटिनिन लेवल है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज है, अब क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज है इन द सेंस किडनी जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। अब किडनी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट है वो कैसे बाहर निकलेगा? वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि किडनी तो जो है वो सही तरीके से कार्य कर ही नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए उसमें देखते हैं क्रिएटिनिन लेवल की रिपोर्ट जो है वो जरूर मांगते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो है वो किडनी पे जाके सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी बहुत इजी है, बहुत बेसिक मैकेनिज्म है। क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए तीनों में से कोई भी कंडीशन ले लीजिए, या तो मान लीजिए प्री रीनल वाली, या इंट्रा रीनल वाली, या पोस्ट रीनल वाली, कोई भी कंडीशन मान लीजिए। तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो फाइनली जो है वो क्या होगा, हमारे पास में किडनी के फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। वन बाय वन करके लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्रीज ब्लड फ्लो टू डायरेक्ट किडनी डैमेज और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, या तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर हमारे पास में जो है वो किडनी डैमेज हो जाए, या जो हमारे पास में यूरिनरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। वो लीड क्या करेंगे, लीड टू रिड्यूस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, किसी भी तरीके से मान लो, ठीक है। हालांकि पोस्ट रीनल में GFR रेट जो है वो इतनी डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास में प्री रीनल है, यानी कि डिक्रीज ब्लड फ्लो आ जाए, या फिर जो है वो हमारे पास में डैमेज, किडनी जो है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से GFR जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन लेवल, वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और साथ के साथ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, सोडियम एंड एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो कौन सी एसिड बेस इम्बैलेंस की कंडीशन आ जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है। काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, तो अच्छे तरीके से जो है वो रट लो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर में जो है वो देखने को मिलेगा। अब इतनी सारी चीजें होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैन प्रोग्रेस टू परमानेंट किडनी डैमेज इफ नॉट रिजर्व, ठीक है। अगर सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो फाइनली किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड फेजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टमेटिकली याद रखना है चारों फेज को, ठीक है ना। इनके सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं, कितनी फेज होती है उनके बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी फेज में क्या क्या होता है उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो 4 प्रकार के हमारे पास में फेज है, चारों को सीक्वेंस में ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं इनिशियल फेज, डायूरेटिक फेज, देन ओलिगोरिक फेज, देन लास्ट फेज, ठीक है। इस तरीके से तो सीक्वेंस जो है वो देके पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सीक्वेंस में ही आपको याद रखनी है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है इनिशियल फेज।
इनिशियली नाम से पता था, शुरुआती। इनिशियल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? शुरुआत, यानी कि शुरू में जो चीज आती है उसको बोलते हैं शुरुआत। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? टाइम ऑफ इनिशियली इंसर्ट किडनी इंजरी अकर, यानी कि शुरुआत में जो है वो किडनी में जो है वो डैमेज चालू हो जाता है। और इसको कैसे फाउंड आउट करते हैं? डिक्रीज यूरिन आउटपुट स्टार्टली, शुरू में जो है वो धीरे धीरे यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। देखो कंडीशन कोई सी भी रहे, अब यहाँ पे फेजेज नहीं चलेगी, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में स्टेजेज नहीं चलेगी, फेजेज चलेगी। स्टेजेज में क्या था? चाहे हमारे पास में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो, या किडनी में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर जो है वो फ्लो में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो फाइनली क्या होगा दोस्तों? यूरिन आउटपुट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज आएगा, तीनों कारण से हो सकता है। एक तो ब्लड फ्लो ही डिक्रीज हो जाए, सेकंड चीज है हमारे पास में कि हमारे पास में किडनी सही तरीके से काम नहीं करी, और तीसरी है कि किडनी सही तरीके से काम करी है लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फाइनली वो यूरिन तो जो है वो डिक्रीज होगा ही होगा। ये होता है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज होती है दोस्तों ओलिगोरिक फेज, जिसको एन्यूरिक फेज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ओलिगोरिया कंडीशन क्या होती है? अगर यूरिन आउटपुट हमारे पास में, ध्यान रखना दोस्तों, अगर यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास में पर डे लेस देन 400 ml से अगर कम होता है पर डे में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड ओलिगोरिया फेज। या फिर कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास में एन्यूरिया, एक कंडीशन और आती है, ध्यान दोस्तों, एन्यूरिया होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन। अब एब्सेंस ऑफ यूरिन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जीरो हो जाता है। यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 100 ml पर डे होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एन्यूरिक फेज। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया एन्यूरिया। एन्यूरिया की जो है डेफिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ यूरिन। तो लोगों को ये लगता है एब्सेंस इन द सेंस पूरी तरीके से जो है वो खत्म है, एब्सेंस है। जी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एब्सेंस ऑफ यूरिन का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट जो है वो 100 ml पर डे से जो है वो कम होगा, उसको एज ए एब्सेंट ही माना जाता है। और यूरिन आउटपुट हमारे पास में अगर लेस देन 400 ml से कम है तो उसको बोलेंगे ओलिगोरिक फेज। तो पहली फेज होती है इनिशियली फेज, जिसमें नॉर्मली यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन फाइनली उसके बाद क्या होगा? वेरी लो यूरिन आउटपुट, धीरे धीरे सेकंड फेज आएगी, आगे प्रोग्रेसिव फेज आएगी, जिसमें हमारे पास में यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 400 ml पर डे से जो है वो कम हो जाएगा, या नो यूरिन आउटपुट। एन्यूरिक फेज का मतलब होता है नो यूरिन आउटपुट, बट इसमें ध्यान रखना दोस्तों 100 ml पर डे जो है वो होता है। एंड फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट के द्वारा जो है वो चीजें बाहर नहीं निकल रही, फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे, ऑफकोर्स जो हमारे पास में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो चीजें बाहर निकलनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से, वो नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि यूरिन ही नहीं निकल रहा। जब यूरिन ही नहीं निकलेगा तो ये बाकी चीजें कैसे निकलेगी? तो इनका इंबैलेंस हो जाएगा। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ARF में मेन चीज होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है, एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये चीजें काफी बार पूछे थे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है दोस्तों? कि जो हमारे पास में यूरिया है, ठीक है, या यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है कहां पे? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो है वो यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोले यूरिक ओलिगोरिक फेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज जस्ट अपोजिट है ओलिगोरिक की। अब डायूरेटिक क्यों आती है दोस्तों? डायूरेटिक होती है कि जैसे हमारे पास में किडनी ने जो है वो यूरिन आउटपुट कम कर दिया, देन उसके बाद कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती है। क्या चलती है दोस्तों? कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किडनी फेलियर के अंदर जो है वो ओलिगोरिक फेज जो है वो क्यों आती है? ओलिगोरिक फेज आती है कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। इसमें क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ऑफ कोर्स जो यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायूरेटिक फेज। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर यूरिन आउटपुट ज्यादा हो गया तो फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जितना भी हमारे पास में फ्लूइड है या वाटर है वो बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाएगा। बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या चीज हो सकती है दोस्तों? डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं। जब बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा, पहले वाले में तो यूरिन निकल नहीं रहा था, अब इसमें बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया इन द सेंस कि नॉर्मल हमारे पास में जो है वो पोटेशियम का लेवल कितना होता है तो दोस्तों 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर ये हमारे पास में
3.5 मिली इक्विवेलेंट से भी पर हो जाता है पोटेशियम लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोकैलेमिया या हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसको कहेंगे, नॉर्मल जो है वो हमारे पास में सोडियम लेवल जो है वो कितना हो दोस्तों, 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर ये हमारे पास में सोडियम लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपोनेट्रीमिया। तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में मतलब एन के एन प्रकार जो है वो नॉर्मल कोशिश करेंगे कि किडनी जो है वो अपने पास में नॉर्मली आ जाए। किडनी फंक्शन ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल, यानी कि किडनी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। इसके अंदर जो है वो वीक से लेके मंथ का जो है वो टाइम लग जाएगा। तो चारों फेज आपको याद रहनी चाहिए। पहली फेज थी हमारे पास में, और सीक्वेंस से याद रखनी है। पहली फेज थी हमारे पास में इनिशियली फेज, ठीक है। सेकेंड फेज थी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओलिग्यूरिक फेज, ओलिग्यूरिक फेज। तीसरी जो है वो हमारे पास में डायूरेटिक फेज, डायूरेटिक फेज। और चौथी है हमारे पास में रिकवरी फेज, रिकवरी फेज। तो ये चारों फेज जो है वो आपको सीक्वेंस से याद रखनी है, और चारों के बारे में मैंने आपको जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर। अगर यहां तक ये सारी चीजें याद हो गई है तो क्लिनिकल फीचर जो है बहुत इजी तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हो। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि ओलिग्यूरिक फेज आ जाएगा, या फिर एन्यूरिया हो जाएगा लेस देन 100 ml पर डे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ओलिग्यूरिक में, एन्यूरिया में। बच्चे सबसे ज्यादा एन्यूरिया में जो है वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है एब्सेंस ऑफ यूरिन, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जी नहीं दोस्तों, अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml आ रहा है तो भी हमारे पास में जो है वो एन्यूरिया ही कहलाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में स्वेलिंग। ऑफकोर्स स्वेलिंग होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो ओलिग्यूरिक फेज था उसके अंदर सारा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा रह गया। अब बॉडी के अंदर ही सारा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा रह गया, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एडिमा हो जाएगा, खासतौर से एंकल और फेस पे रहेगा। नेक्स्ट फटिक, ड्रोसीनेस और कंफ्यूजन रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रहेगा तो इसकी वजह से फटिक और कंफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी वजह से, और खास से जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, एडिमा वाली कंडीशन आ जाएगी, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड का जो हो इम्बैलेंस हो गया। तो सीजर्स एंड कोमा, अगर सीवियर केसेज में हो गए और हमारी बॉडी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट में भी कौन सा दोस्तों हमारे पास में प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट में कौन सा दोस्तों, यूरिया या यूरिक एसिड या खास तौर से अमोनिया, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्तों, उसमें आ जाएगा हमारे पास में कोमा वाली कंडीशन आ जाएगी। और लास्ट आ जाता है इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट क्यों? क्योंकि दोस्तों हाइपोकैलेमिया होगा, पोटेशियम लेवल जो अगर डिक्रीज होगा तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज रहेगी, और अगर पोटेशियम लेवल इंक्रीज रहेगा तो हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के तहत। नेक्स्ट आ जाता है कि हम जो हमारे पास में जो एक्यूट रीनल फेलियर है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखेंगे, कैसे डायग्नोसिस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको पता ही है क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। ब्लड टेस्ट में हम सबसे पहले जो है वो क्या कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल करते हैं, या ब्लड टेस्ट में सीधा सीधा हम कहें कि RFT करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, या हम इसको KFT के नाम से भी जानते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाते हैं। और किडनी फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे जो कि इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मल आपको पता ही है 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, इससे ज्यादा जो है वो इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो भी इंक्रीज मिलेगा। ये भी आपको पता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है हमारे पास में 15 to 45 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, या हम कहें कि उससे ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगी। एंड ABG, एट्रियल ब्लड गैसेज देखेंगे, और एट्रियल ब्लड गैसेज देखेंगे तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और वो एसिडोसिस भी दोस्तों कौन सा होता है दोस्तों, मेटाबॉलिक। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया।
नेक्स्ट आ जाता यूरिन टेस्ट देखेंगे। ऑफ कोर्स यूरिन टेस्ट देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। यूरिन एनालिसिस में देखेंगे कि उसमें प्रोटीन कितना है, ब्लड है या नहीं है, कास्ट है या नहीं है, या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी होती है। एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो भी फेज होती है उसका पता हम जो है वो यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग से ही जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों इमेजिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किडनी के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि चेक टू ऑब्स्ट्रक्शन और किडनी साइज जो है वो हम किस में देखेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड में देखेंगे। और सीटी स्कैन देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कहीं कोई कैंसर है, ट्यूमर है या नहीं है, कैसे आउटफ्लो जो है वो ब्लॉक हो गया, वो सारी चीजें हम जो है वो सीटी स्कैन के द्वारा जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट अदर टेस्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, किडनी बायोप्सी करते हैं, ठीक है। किडनी बायोप्सी में हम क्या करते हैं, एक नीडल जो है वो सीधा किडनी में जो है वो डालते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, उसका छोटा सा टुकड़ा लेके जो है वो हम बाहर निकालते हैं और उसकी जो है वो स्टडी की जाती है। अब किडनी बायोप्सी में हम कौन सी पोजीशन देखें, मैंने ऑलरेडी जो है वो क्लास ली हुई है दोस्तों, पोजिशनिंग की मैंने क्लास ली है। तो आप मुझे बताइए किडनी बायोप्सी के ड्यूरिंग के दौरान जो है वो हम कौन सी पोजिशन देंगे, ठीक है, एंड आफ्टर जो है वो हम कौन सी पोजीशन देंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे बताइएगा कौन सी पोजीशन जो है वो दी हुई है। जिन बच्चों ने जो है वो मेरी क्लास ली हुई है, ठीक है, वो बच्चे आसानी से इस चीज का जवाब जो है वो दे सकते हैं जो मैंने पोजीशनिंग बताई थी। तो हम फटाफट जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किडनी बायोप्सी या जो रीनल बायोप्सी हम करते हैं तो ड्यूरिंग बायोप्सी जो है वो हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं या कौन सी पोजीशन देते हैं, और आफ्टर के बाद में हम कौन सी पोजीशन जो है वो देंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट हम करते हैं जनरल प्रिंसिपल के आधार पे। जनरल प्रिंसिपल के आधार पे इन द सेंस कि सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में जो एक्यूट रीनल फेलियर है या एक्यूट किडनी इंफेक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग कोजेज, सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे। पता चले कि एक्यूट रीनल फेलियर हो गया लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, अरे तो भाई पानी ज्यादा पी लो, ठीक है। पता चले कि ब्लीडिंग ज्यादा होगी जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या हुआ, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया या एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, तो भाई उसको ट्रीट करो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सपोर्टिव केयर टू मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। जो भी सपोर्टिव केयर करेंगे, भाई फ्लूइड अगर कम है तो ज्यादा देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ा गया है, सोडियम हो गया है, पोटेशियम में दिक्कत आ गई है, या फिर जो है वो हमारे पास में कैल्शियम में दिक्कत आ गई, तो उसको ट्रीट करेंगे और एसिड बेस बैलेंस को जो है वो बनाए रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में अलग अलग मैनेजमेंट करेंगे सबका। सबसे पहले प्री रीनल मैनेजमेंट। प्री रीनल मैनेजमेंट अगर आपने अब तक की चीजें सारी अच्छे तरीके से की है तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो। प्री रीनल मैनेजमेंट इन द सेंस कि ब्लड जो किडनी में पहुंच रहा था उससे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको फ्लो को मेंटेन करेंगे, यानी कि रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द किडनी। इसमें हम आईवी फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन, अगर आईवी फ्लूइड कम है आईवी फ्लूइड देंगे, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, अगर हार्ट फेलियर है तो उसको ट्रीट करेंगे, मेडिकेशन देके, डायूरेटिक देके, आइनोट्रोप देके, और अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक और वेसोप्रेसिन देके जो है वो ठीक करेंगे। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इंट्रिंसिक मैनेजमेंट, जिसको हम इंट्रा रीनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है जैसे NSAID है उन सबको जो है वो हम स्टॉप करेंगे या कम यूज में लेंगे। देन ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी जो है वो हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर होता है, तो उसमें हम जो है वो स्टेरॉइड देके या जो है वो और कोई ड्रग्स देके जो है उसको ट्रीट करेंगे। एंड मैनेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस केयरफुली, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मान लीजिए सोडियम कम है, ठीक है, तो सोडियम कम है तो हम 3% जो है वो NaCl लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में पोटेशियम कम है तो हम जो है वो KCl लगाएंगे, ठीक। तो उसी के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट्स के अनुसार जो हम काम करेंगे। अगर ज्यादा है तो फिर हम इस तरीके से उसमें हम DNS प्लस जो है वो इंसुलिन डाल के उसके द्वारा करेंगे। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये हमारे पास में KCl डिक्रीज है तो ये करेंगे। अगर KCl मान लो पोटेशियम ज्यादा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डेक्सट्रोज को किसके साथ में दोस्तों, इंसुलिन के साथ में, ठीक है, इंसुलिन के साथ में जो है उसको डालेंगे, देन उसके बाद जो है वो ट्रीट करेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में
पोस्ट रीनल मैनेजमेंट इन द सेंस कि इसके आउटफ्लो में जो है वो प्रॉब्लम है, रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यूरिनरी कैथेटर फॉर ब्लैडर एंड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट जो है वो पाथवे बनाएंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में यूरिन आउटपुट हो सके। एंड सर्जरी फॉर ट्यूमर एंड स्टोन, ट्यूमर और स्टोन के लिए जो है वो सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू फेजेज के अनुसार है, ध्यान रखना दोस्तों, फेज के अनुसार। मान लो ओलिगोरिक फेज है तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लूइड कम देंगे, और अगर डायूरेटिक फेज है तो हम उसमें फ्लूइड जो है वो ज्यादा देंगे। यानी कि केयरफुली बैलेंस टू अवॉइड ओवरलोड और डिहाइड्रेशन, उसको मैनेज करेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जैसे अगर हाइपर कैलेमिया है, हाइपर कैलेमिया इन द सेंस कि पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में ज्यादा है, पोटेशियम लेवल 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है, तो उसकी वजह से पोटेशियम ज्यादा है, तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देखो उसमें हम या तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे आईवी, या इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो पोटेशियम अगर ज्यादा है तो डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, डेक्सट्रोज बोल दो या फिर हम बोल दें हमारे पास में ग्लूकोज। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे अगर एसिडोसिस की कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज कंडीशन है। अगर हाइपर कैलेमिया है तो ऐसे करेंगे, अगर कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज है तो हम उसमें कैल्शियम ग्लूकोन दे देंगे, अगर पोटेशियम ज्यादा है तो हम जो है वो इंसुलिन और ग्लूकोज देंगे आईवी, और एसिडोसिस कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, और डायूरेटिक और डायलिसिस अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करवाएंगे। तो डायूरेटिक कैसे, अगर मान के चलिए हमारे पास में बॉडी के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कौन सी कंडीशन है, ओलिगोरिक फेज की कंडीशन है, तो उसमें हम डायूरेटिक्स देंगे, और डायूरेटिक्स के माध्यम से क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगा, और वो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो यह हमारे पास में जो है वो फ्रूसामाइड सबसे हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हम क्या देंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लो प्रोटीन लो सोडियम डाइट, रिड्यूस किडनी वर्कलोड, ये लेकिन देंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये ध्यान रखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो ये सारे के सारी जो है वो देंगे, ऐसे डायरेक्टली जो है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। एक्यूट किडनी इंफेक्शन है या सडनली जो है वो हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है तो हम डायलिसिस कराएंगे। डायलिसिस क्या है दोस्तों, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी कि जो किडनी कार्य करती है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो डायलिसिस का टॉपिक लिया हुआ है, तो जो भी हमारे पास में है कि जो किडनी कार्य करती है उस सब को जो है हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्या इंडिकेशन हो सकती है डायलिसिस की, अगर सीवियर हाइपर कैलेमिया है, बहुत ज्यादा पोटेशियम जो है वो इंक्रीज है तो, या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बहुत ज्यादा एसिडोसिस है उस कंडीशन में, या फिर हमारे पास में वॉल्यूम ओवरलोड है इन रिस्पॉन्स टू डायूरेटिक, डायूरेटिक देने के बाद में भी जो है वो ओवरलोड कम नहीं हुआ, बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो फ्लूइड ओवरलोड है, और डायूरेटिक्स भी आपने दे दिए, उसके बावजूद वो डायूरेटिक्स भी काम नहीं करे तो हम डायलिसिस पे जाएंगे। या फिर यूरेमिक सिम्टम्स, यूरेमिक सिम्टम्स इन द सेंस कि हमारे पास में जो यूरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से पेरिकार्डिटाइटिस हो चुका है या एनसेफेलोपैथी हो चुका है। एनसेफेलोपैथी इन द सेंस कि अमोनिया या कोई भी चीज जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गई है। क्या हो गया दोस्तों, अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गई है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में इंक्रीज हो गए, वो सीधा किस में चले गए दोस्तों, ब्रेन में चले गए, और ब्रेन में जाने के बाद वो वहां की जो सेल्स है उनको डैमेज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एनसेफेलोपैथी। तो वो कंडीशन आ गई, अगर एनसेफेलोपैथी वाली कंडीशन आ रही है तो हम डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस जो है वो दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके बारे में मैंने अलग से क्लास ले रखी है, अगर इस क्लास में इसको समझाएंगे तो 2 घंटे हमें जो है वो और चाहिए। हेमोडायलिसिस आपको पता ही है, इसमें एक डायलिसिस मशीन आती है और डायरेक्ट जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड को लिया जाता है, फिल्टर करके वापस डाल दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस, नाम से पता है, हीमो का मतलब रिलेटेड टू ब्लड। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, इनडायरेक्ट ब्लड प्यूरिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी है, जो कि सबसे बड़ी जो है वो कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड डालते हैं, कुछ घंटे अंदर रखते हैं, देन उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया ना तो इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो किडनी से अफेक्ट नहीं होगा। अगर किडनी ने अपना काम सही तरीके से करना बंद कर दिया तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो गड़बड़ा जाएगी। पहली चीज हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। हाइपर कैलेमिया हो जाएगा तो ये सीधा किसको जो है वो इंडिकेट करेगा, कार्डियक अरेस्ट को। अगर हमारे पास में पोटेशियम जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जो KCl का इंजेक्शन है वो हमेशा डाइल्यूट करके लगाया जाता है। क्या करके लगाया जाता है, डाइल्यूट करके लगाया जाता है। अगर आपने KCl का इंजेक्शन डायरेक्ट IV में लगा दिया, मैं कह रहा हूं दोस्तों आप घूमोगे नहीं, उससे पहले क्लाइंट जो है वो एक्सपायर कर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। इसीलिए हाइपरकैलेमिया है तो कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑफ कोर्स हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा, अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, वो फ्लूइड जो है वो कहां इकट्ठा हो जाएगा, लंग्स के अंदर जाके जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा भी जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन रूप में आएगा, क्योंकि जब सांस ही नहीं ली जाएगी तो आदमी कैसे जिंदा रह पाएगा। नेक्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज, मैंने एक चीज ये भी कही थी, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से भी जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स स्पेशली डायलिसिस, उसके दौरान हेमोडायलिसिस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। हेमोडायलिसिस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन की संभावना जो है वो कम होती है। नेक्स्ट मोर्टेलिटी, अगर हाई सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो ज्यादा हो सकता है। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों कि एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर में अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर में जो है वो ज्यादा डेथ होती है। क्यों? क्योंकि सडनली जो है वो संभलने का मौका ही नहीं मिलता। देन कंपेयर टू क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो डेथ ज्यादा होती है एक्यूट रीनल फेलियर में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस की बात करते हैं कि कितना जो है वो हमारे पास में बचाव की संभावना है। तो दोस्तों अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाता है तो पूरी संभावना है कि हम उस डिजीज से जो है वो बच सकते हैं। रिकवरी इज पॉसिबल इफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया था कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है तो रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। सम पेशेंट में प्रोग्रेस टू क्रोनिक किडनी डिजीज और इवन रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म डायलिसिस। मैंने कहा था कि एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से भी क्रोनिक रीनल डिजीज हो सकती है, या क्रोनिक रीनल डिजीज की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है क्लाइंट क्रोनिक किडनी डिजीज में चला जाए, या हो सकता है कि लंबे समय तक जो है वो डायलिसिस पे चला जाए। ठीक है। एंड ये जो सारे के सारे आउटकम्स हैं जो हमने मैनेजमेंट देखे थे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे पास में सीवियरिटी ऑफ इंजरी, कितनी जो है वो किडनी इन्फ्लाम्ड हुई है या कितनी किडनी जो है वो डैमेज है उसके ऊपर। एंड प्रेजेंस ऑफ अदर इलनेस, किडनी डिजीज सिर्फ सिंगल डिजीज ही है या और भी कोई डिजीज है। मान लो एक्यूट रीनल फेलियर 2% में हुआ, ठीक है, एक के अंदर सिर्फ एक्यूट रीनल फेलियर हुआ, एक के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर है लेकिन उसको पहले से हार्ट डिजीज है। तीसरा कोई क्लाइंट है जिसको एक्यूट रीनल फेलियर लेकिन उसको पहले से ही कोई डायबिटीज है। तो अगर अदर डिजीज है लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऐसी कोई डिजीज है तो उसमें इलनेस के लिए जो है वो हमारे पास में बढ़ जाता है टाइम, या रिकवरी का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लास्ट आ जाता है एज ऑफ द पेशेंट। आपको पता ही है अगर यंग एज का क्लाइंट है तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा, ओल्ड एज का है तो रिकवरी जो है वो स्लो होगी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन, किस तरीके से जो हम बचाव कर सकते हैं। तो पहली चीज तो देखो, किडनी को बचाव करने का या किडनी को सही रखने का एक ही समाधान है, इतना अच्छा समाधान है कि आप भी जो है वो ताज्जुब करोगे। बेसिकली पता भी होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा जो है वो पानी पियो, यानी कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रॉपर जो है वो पानी पियो, जितना हमें पीना चाहिए उतना पानी पियो ताकि किडनी सही तरीके से काम कर सके। स्पेशली ड्यूरिंग इलनेस और हैवी एक्सरसाइज, अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई इलनेस है जैसे डिहाइड्रेशन कंडीशन है तो उसमें प्रॉपर जो है वो पानी पियो। देखो किडनी ठीक होने के लिए सिर्फ आपसे एक ही चीज मांग रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ पानी पीना, और उसमें भी जो है वो लोग कोताही बरतते हैं, स्पेशली फीमेल्स। ठीक है, यूरिन आउटपुट जाने की वजह से, वॉशरूम जाने की वजह से जो है वो पानी ही कम पीती है, उनकी वजह से भी जो है वो ध्यान में रखना है। तो एडिक्वेट जो है वो हाइड्रेशन रखना है। नेक्स्ट, प्रमोट ट्रीटमेंट इन्फेक्शन एंड हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और इन्फेक्शन से जो है वो अपने आप को बचा के रखना है। एंड अवॉइडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स अनलेस अननेसेसरी, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है जैसे NSAID ड्रग्स है उनका जो है वो अवॉइडेंस करना चाहिए, यूज में नहीं लेना चाहिए जब तक कि हमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी ना हो।
ठीक है, तब तक हमें जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ किडनी फंक्शन इन हॉस्पिटलाइज्ड एंड क्रिटिकल इल पेशेंट। जो भी क्रिटिकल इल पेशेंट है या जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उसमें कंटिन्यू जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट के जो है वो इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। एंड रेगुलर स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क ग्रुप। जिन बच्चों को या जिनको भी जो है वो डायबिटीज है, जिनको भी हाइपरटेंशन है, जिनको भी जो है वो इन्फेक्शन है, उसमें रेगुलर जो है वो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास में समरी। हमने दोस्तों स्टार्ट किया था हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर से। एक्यूट रीनल फेलियर का दूसरा नाम हो गया एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। ठीक। ऑनसेट की बात करें तो ये सडनली होता है, कुछ घंटों से कुछ दिन के अंदर जो है वो हो जाता है। मेन टाइप की बात करें या इसके जो हम कहें तो ये प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल, इंट्रिंसिक और पोस्ट रीनल 3 प्रकार का होता है, जो कि मैंने बहुत पहले से एक्सप्लेन कर दिया। प्री रीनल मतलब किडनी के अंदर ब्लड पहुंचने से पहले कोई दिक्कत है जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाए। दूसरा, मान लो ब्लड फ्लो तो सही तरीके से पहुंच रहा है लेकिन किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तीसरा, पोस्ट रीनल, यानी कि किडनी भी सही तरीके से काम कर रही है, ब्लड फ्लो भी सही तरीके से है, लेकिन आगे वो जो है वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट रीनल। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में ओलिगोरिक, स्वेलिंग, कंफ्यूजन, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फेजेज हमारे पास में 4 फेजेज होती है। कौन कौन सी होती है? फेजेज वाला कॉलम यहाँ पे रह गया। फेज की अगर हम बात करें तो 4 फेज होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारे पास में इनिशियली फेज, सेकंड होती है ओलिगोरी फेज, थर्ड डाययूरेटिक फेज, चौथी होती है रिकवरी फेज। ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, इमेजिंग करवाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कोज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना चाहिए कि एग्जैक्ट कोज क्या है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक किडनी फेलियर है, आप डायरेक्ट कंसंट्रेट कर रहे हो किडनी के ऊपर, जबकि पता चले कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो गई, तो एग्जैक्ट और स्पेसिफिक कोज पे ध्यान देना है। फ्लूइड प्रॉपर लेना है एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डायलिसिस को जो है वो ध्यान में रखना है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली डायग्नोसिस करोगे तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होगा और सीकेडी से हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको पूछा था कि ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी कौन सी पोजीशन देते हैं एंड आफ्टर रीनल बायोप्सी जो है वो कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन सी किडनी से जो है वो बायोप्सी के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर होती है, ये सब चीजें मैंने बताई हुई है। तो देखता हूं कितना आपको याद रहता है, तो उसके बारे में भी आंसर दीजिएगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।